जनवरी में मैया सम्मान योजना की 2 किस्तों की राशि मिलेंगी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को जनवरी में 2 किस्त के रूप में 5,000 रुपये मिलेंगे। खासकर उन महिलाओं को जिन्हें दिसंबर में तकनीकी वजह से 2,500 रुपये की पहले किस्त नहीं मिल सकी थी। इन महिलाओं को अब 6 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नामकुम में खोजाटोली ग्राउंड से राशि जारी करेंगे। इसके लिए रांची जिला प्रशासन द्वारा वृहद स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में 3 लाख से अधिक महिलाएं जुटेंगी। वहीं इसी महीने निर्धारित शेड्यूल के तहत 11 जनवरी को 56 लाख महिलाओं को दूसरी किस्त की राशि भी जारी की जाएगी। यानी बड़ी संख्या में महिलाओं को एक ही माह में 2-2 किस्तों का लाभ मिलेगा। इससे उनके खाते में 5 दिनों के भीतर ही 5,000 रुपये चले जाएंगे। महिला बाल विकास विभाग के अनुसार 28 दिसंबर को मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों के बीच 2,500 रुपये की पहले किस्त जारी की जानी थी। इसके लिए नामकुम में कार्यक्रम की तैयारी की गई थी, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद राजकीय शोक घोषित किए जाने की वजह से कार्यक्रम को स्थगित किया गया था। हालांकि 28 दिसंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत हर जिले के कुछ लाभुकों के बीच 2,500 रुपये की पहले किस्त दी गई थी। शेष लाभुकों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा बटन दबाने के बाद राशि ट्रांसफर होनी थी। ज्यादातर महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं होने से संशय पैदा हो गया था। इस वजह से 6 जनवरी को मैया सम्मान योजना का कार्यक्रम रखा गया है। विभागीय सूत्रों ने बताया कि पहली किस्त की राशि जिलों को भेज दी गई थी, पर राशि बढ़ जाने की वजह से तकनीकी अड़चनें आई, जिसके कारण कई महिलाओं के खाते में राशि नहीं जमा की जा सकी। दिसंबर महीने में जिन महिलाओं के खाते में राशि नहीं गई है, 6 जनवरी को उनके खाते में राशि भेज दी जाएगी। पिछले 24 घंटे में 3 डिग्री सेल्सियस गिरा धनबाद का तापमान। उत्तर भारत में बर्फबारी और वहां से आ रही ठंड हवाओं का असर पूरे झारखंड में दिख रहा है। धनबाद समेत पूरे राज्य में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। गुरुवार को राज्य भर में शहरी क्षेत्र में सबसे कम 5.2 डिग्री सेल्सियस तापमान गुमला का रहा। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में कांके का न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गुरुवार को धनबाद का न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि बुधवार को यहां का न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस था। यदि धनबाद के न्यूनतम तापमान में पिछले 24 घंटे में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। यह सामान्य से भी 0.5 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम वैज्ञानिक केंद्र के अनुसार 5 जनवरी को कहीं कहीं बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं अगले 3 दिनों के बाद पूरे राज्य में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। हालांकि हर दिन सुबह में कोहरा व धुंध छाया रहेगा और दिन में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं शाम में तापमान में फिर गिरावट आने से ठंड बरकरार रहेगी। रील बनाते समय ट्रेन की चपेट में आने से 3 किशोरों की मौत। नरकटियागंज सुगौली रेलखंड के बेतिया स्टेशन स्थित पूर्वी गुमटी के बारी टोला के समीप लोकल ट्रेन की चपेट में आने से 3 किशोरों की मौत हो गई। घटना गुरुवार की शाम करीब 4:30 बजे की है। मृतकों में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अकबरनगर निवासी अली इमाम के पुत्र फुरकान अली, बारी टोला के अतुल्ला मियां के पुत्र समीर आलम व बेलदारी के केमुद्दीन कौर के पुत्र सदाब के नाम शामिल हैं। सूचना पर पहुंची रेलवे व मुफस्सिल थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन शव मौके से बरामद नहीं हुआ। रेलवे के ट्रैक के पास केवल खून के धब्बे मिले। पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों के प्रयास लगा रहे हैं कि शव परिजन लेकर फरार हो गए हैं। इधर घटना को लेकर आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों की माने तो रेलवे ट्रैक पर मोबाइल फोन से रील बनाने के दौरान हादसा हुआ है। वहीं मौके पर पहुंचे डीएसपी विवेकदीप ने बताया कि परिजन शव लेकर चले गए हैं। वे पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर रहे हैं। इधर आरपीएफ थानाधीश निरंजन कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि पैसेंजर ट्रेन संख्या जो मुजफ्फरपुर से नरकटियागंज जो आती है, उसके ड्राइवर नीरज कुमार ने स्टेशन अधीक्षक बेतिया संजय कुमार को सूचना दी कि पुरगुमटी के समीप बारीटोला के पास मोबाइल से कुछ बच्चे रील बना रहे थे। फौरन देने के बावजूद बच्चे नहीं हटे, जिस कारण तीनों ट्रेन की चपेट में आ गए। पैसेंजर ट्रेन के चालक की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो शव गायब थे। रेलवे ट्रैक पर खून के छींटे मिले। रेलवे मुफस्सिल थाना की पुलिस लगातार शवों की तलाश व मामले की छानबीन में जुटी हुई है। रांची में मोबाइल चोर गिरोह की सरगना समेत 4 पकड़ाए। रांची की लालपुर थाना पुलिस ने भीड़भाड़ वाले इलाके में मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह के सरगना शिवाजी महतो और 3 नाबालिग चोर को पकड़ा है। उनके पास से 29 एंड्रॉयड व 2 कीपैड वाला मोबाइल बरामद किया गया है। यह जानकारी सिटी एसपी राजकुमार महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।
पकड़े गए 14 वर्ष से कम के उम्र के 2 बच्चों को CWC को सौंपा गया है, जबकि 14 वर्ष से अधिक उम्र वाले एक किशोरी को रिमांड होम भेजा गया है। उन्होंने कहा कि लालपुर क्षेत्र से जिसका भी मोबाइल चोरी हुआ है वह उचित सबूत देकर अपना मोबाइल लालपुर थाना आकर ले सकते हैं। CDSP ने बताया कि बच्चों को मोबाइल चोरी करने के प्रशिक्षण साहेबगंज की 3 पहाड़ में दिया जाता है। प्रशिक्षित हो जाने के बाद उन्हें राज्य के हर जिले में मोबाइल चोरी के लिए लगा दिया जाता है। रांची के अलावा यह हर जिले में होने वाले बड़े कार्यक्रम में यह गिरोह मोबाइल चोरी करने के लिए सक्रिय रहता है। CDSP ने बताया कि खादी मेला में 1 जनवरी को लोगों ने एक नाबालिग लड़के को मोबाइल चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़कर लालपुर पुलिस को सौंप दिया। लालपुर पुलिस ने उससे पूछताछ की तो गिरोह के सरगना शिवजी महतो व देव कुमार के बारे में पता चला। उसने बताया कि हेहल के बांसटोली में किराए के मकान में वह 3 बच्चों के साथ रहता था। सरगना ने मकान मालिक को बताया था कि वह बच्चों का इलाज कराने के लिए रांची आया है। बताया जाता है कि गिरोह का सरगना मोबाइल चोरी के अलावा भीख मांगने वाला गिरोह भी चलाता है। कैमरून में फंसे 27 श्रमिकों की हुई वापसी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास से कैमरून में फंसे झारखंड के श्रमिकों की सुरक्षित वापसी हुई है। गुरुवार को 27 श्रमिकों की वापसी हुई। वहीं 11 श्रमिकों की वापसी 29 दिसंबर 2024 को हुई थी। गौरतलब है कि कैमरून में 47 श्रमिक फंसे थे। शेष श्रमिक भी भारत पहुंच गए हैं। वे 3 जनवरी की सुबह बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची पहुंचेंगे। हजारीबाग, बोकारो तथा गिरिडीह के 47 सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका के कैमरून में मेसर्स ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड के माध्यम से अगस्त 2024 से कार्यरत थे, लेकिन उन्हें पैसे का भुगतान व कंपनी द्वारा अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था। इसकी जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने त्वरित कार्रवाई करते हुए श्रमिकों और संबंधित कंपनी से संपर्क कर मामले का सत्यापन किया। वहीं सचिव एवं श्रमायुक्त के निर्देशानुसार संबंधित जिलों के श्रम अधीक्षकों ने नियोजकों और बिचौलियों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागीय सचिव को इन श्रमिकों का पारिवारिक विवरण संग्रह कर सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया है। इसके बाद संबंधित श्रम अधीक्षक ने श्रमिकों का विवरण प्राप्त कर उन्हें योजनाओं का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन और सरकारी स्कूलों के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण कराएगी। झारखंड सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराएगी। वहीं सरकारी स्कूलों के बच्चों को देश के विभिन्न राज्यों और राज्य के अंदर शैक्षणिक भ्रमण कराने की भी योजना है। योजना को लेकर राज्य सरकार ने रेलवे से भी संपर्क किया है। बुजुर्गों के तीर्थ दर्शन की योजना पर्यटन, कला, संस्कृति एवं खेलकूद विभाग की ओर से तैयारी की जा रही है, जबकि विद्यार्थियों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना पर उपायुक्त कार्यालय के स्तर से काम हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार तीर्थ दर्शन और शैक्षणिक भ्रमण की योजना के लिए जनवरी से फरवरी के बीच की अवधि तय की गई है। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि योजना को लेकर राज्य सरकार ने पूर्व में IRCTC के साथ MOU किया था। फरवरी में बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने की योजना है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 3 ट्रेनें चलाई जाएगी। बुजुर्गों को मथुरा और वृंदावन समेत अन्य जगहों का तीर्थ दर्शन कराया जाएगा। वहीं ईसाई धर्मावलंबी बुजुर्गों को तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में स्थित शहर वेलंकनी ले जाने की योजना है। वेलंकनी में स्थित बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ गुड हेल्थ देश के सबसे बड़े और प्रसिद्ध कैथोलिक तीर्थ स्थलों में से एक है। रेलवे अधिकारी ने बताया कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक भ्रमण के लिए 20 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है। शैक्षणिक भ्रमण 3 रात और 4 दिनों का होगा। इस दौरान विद्यार्थियों को बनारस, कोलकाता और पुरी ले जाने की योजना है। विद्यार्थियों के लिए रेलवे की ओर से 3 ट्रेनें चलाई जाएगी। हर ट्रेन में 824 विद्यार्थी और शिक्षक होंगे। सभी जिलों से कुल 2472 विद्यार्थी शैक्षणिक भ्रमण करेंगे। उधर राज्य के विभिन्न जिलों के 4800 विद्यार्थियों और 144 शिक्षकों को राज्य के भीतर शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा। रांची सदर के CEO 37,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने शहर अंचल अधिकारी मुंशीराम को 37,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद SCB की टीम ने उनके निशानदेही पर मोराबादी स्थित पुष्पांजलि अपार्टमेंट स्थित उनके फ्लैट में छापेमारी की। यहां से तलाशी के दौरान SCB ने 11,42,000 रुपये बरामद किए हैं। उन्होंने रिश्वत के रुपये जमीन का सीमांकन करने के एवज में लिए थे। यह जानकारी गुरुवार को SCB में
आयोजित प्रेस वार्ता में डीजीपी सह एसीबी के डीजी अनुराग गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति की पत्नी के नाम पर 3 कट्ठा 8 छटांग जमीन चुटिया के सीरम टोली मौजा स्थित सरदार गली भट्टी टोली में है। शिकायतकर्ता की ओर से जमीन की मापी के लिए वर्ष 2023 में शिकायतवाद दायर किया गया था। इसमें एसडीओ ने 31 मार्च को शहर अंचल अधिकारी को उक्त जमीन का सीमांकन कराकर समस्या समाधान करने का आदेश दिया था। अंचल अधिकारी ने जमीन के कागजात देखने के बाद सीमांकन फीस जमा करने का आदेश दिया था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने पहली बार 12 दिसंबर 2023 को सरकारी फीस जमा की थी, लेकिन अंचल अधिकारी द्वारा सीमांकन नहीं किया गया। इस पर शिकायतकर्ता ने दोबारा इस जमीन के सीमांकन के लिए 11 जून 2024 को फीस जमा की। इस तरह की एक ही जमीन का सीमांकन कराने के लिए शिकायतकर्ता ने 2 बार सरकारी फीस जमा की। इसके बाद शहर अंचल अधिकारी मुंशी राम ने शिकायतकर्ता को फोन कर 27 दिसंबर को सीरमटोली चौक बुलाया और जमीन का सीमांकन कराने के एवज में 50,000 रुपये की मांग की। हालांकि बाद में वह 37,000 रुपये काम करने के लिए तैयार हो गए। शिकायतकर्ता रिश्वत देकर काम नहीं कराना चाहते थे, इस कारण उन्होंने इसकी शिकायत एसीबी से की। शिकायतकर्ता के आधार पर एसीबी ने एक टीम गठित कर मामले का सत्यापन कराया, जिसमें आरोप सही पाया गया। इसके आधार पर आरोपी के खिलाफ एसीबी में केस दर्ज किया गया। इसी केस के तहत गुरुवार को एसीबी की टीम ने शहर अंचल कार्यालय में छापेमारी कर मुंशीराम को 37,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। डीजीपी ने बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी में फरवरी माह में होगा दूसरा दीक्षांत समारोह। जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी का दूसरा दीक्षांत समारोह फरवरी में होने वाला है। तिथि की घोषणा जल्द ही की जाएगी। समारोह को लेकर यूनिवर्सिटी में तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष गंगवार होंगे। समारोह में डिग्री प्रदान करने वाली छात्राओं की सूची भी तैयार की जा रही है, जबकि विभिन्न विषय में टॉपर 32 छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा। यह जानकारी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर अंजुला गुप्ता ने डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि 2022 से 2024 के स्नातकोत्तर एवं बीएड, एमएड व बीपीएड के छात्राओं को डिग्री प्रदान की जाएगी। छात्राओं द्वारा आवेदन किया जा रहा है। इस साल से यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टर रेखा झा एक्सीलेंस अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स अवार्ड की शुरुआत की गई है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस बार यह अवार्ड सोमनी दास को मिलने जा रहा है। सोमनी पीजी की छात्रा है। जानकारी देते हुए कुलपति डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि डॉक्टर रेखा झा की स्मृति में उनके पति वरुण झा के द्वारा यह अवार्ड दिया जा रहा है, जिसमें कस्टमाइज मेडल के अलावा 1 लाख रुपए की नकद राशि प्रदान की जाएगी। पिछले वर्ष दीक्षांत समारोह के पहले कुलपति डॉक्टर गुप्ता ने बताया था कि छात्राओं का स्टाफ को ले जाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा बस की खरीदारी की जाएगी। साथ ही विश्वविद्यालय के नए कैंपस में 500 बेड वाले हॉस्पिटल का भी निर्माण जल्द शुरू होगा। सिमडेगा में पिता से भक्षक होने पर बेटी ने कर दी पिता की हत्या। ठेठाटांगर थाना क्षेत्र के कोनमेंजरा गांव में बुधवार की रात बेटी ने धार करने से अपने पिता की हत्या कर दी। गुरुवार की सुबह पुलिस ने आरोपी बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार बुधवार रात मांझटोले निवासी सुमारू बढ़ाई और उसकी बेटी कुंती कुमारी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी होने लगी। इसी दौरान आवेश में आकर कुंती कुमारी ने घर में रखी लोहे की करनी से अपने पिता के सर पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सुमारू जान बचाने के लिए घर से बाहर निकला और करीब 100 मीटर दूर जाकर गिर गया। अधिक खून बहने के कारण वहीं पर उसकी मौत हो गई। जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी में फरवरी माह में होगा दूसरा दीक्षांत समारोह। जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी का दूसरा दीक्षांत समारोह फरवरी में होने वाला है। तिथि की घोषणा जल्द ही की जाएगी। समारोह को लेकर यूनिवर्सिटी में तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष गंगवार होंगे। समारोह में डिग्री प्रदान करने वाली छात्राओं की सूची भी तैयार की जा रही है, जबकि विभिन्न विषय में टॉपर 32 छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा। यह जानकारी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर अंजुला गुप्ता ने डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि 2022 से 2024 के स्नातकोत्तर एवं बीएड, एमएड व बीपीएड के छात्राओं को डिग्री प्रदान की जाएगी। छात्राओं द्वारा आवेदन किया जा रहा है। इस साल से यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टर रेखा झा एक्सीलेंस अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स अवार्ड की शुरुआत की गई है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस बार यह अवार्ड सोमनी दास को मिलने जा रहा है। सोमनी पीजी की छात्रा है। जानकारी देते हुए कुलपति डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि डॉक्टर रेखा झा की स्मृति में
उनके पति वरुण झा के द्वारा यह अवार्ड दिया जा रहा है, जिसमें कस्टमाइज मेडल के अलावा 1 लाख रुपए की नकद राशि प्रदान की जाएगी। पिछले वर्ष दीक्षांत समारोह के पहले कुलपति डॉक्टर गुप्ता ने बताया था कि छात्राओं का स्टाफ को ले जाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा बस की खरीदारी की जाएगी। साथ ही विश्वविद्यालय के नए कैंपस में 500 बेड वाले हॉस्पिटल का भी निर्माण जल्द शुरू होगा। सरायकेला खरसावां जिले में बाघ ने बेल का किया शिकार, ग्रामीण दहशत में। सरायकेला खरसावां जिले के चौका थाना क्षेत्र के तुलग्राम और समीप के जंगलों में बाघ के आने की आहट से आसपास के ग्रामीण दहशत में हैं। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। बाघ पहले ही एक बैल का शिकार कर चुका है। इसके बाद बछिया को दबोचकर अपने साथ घने जंगल में ले गया। बाघ की पुष्टि होने के बाद लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया और मवेशियों को चराना भी और जंगल ले जाना बंद कर दिया। लोग अब घरों में समूह में रह रहे हैं ताकि बाघ का हमला हो तो उससे निपटा जा सके। वहीं वन विभाग की पूरी टीम लगातार कॉम्बिंग कर रही है और आसपास लगाए गए ट्रैप कैमरे से नजर रख रही है। आम लोगों के जंगलों पर जाने पर भी रोक लगा दी गई है। इस बीच डीएफओ दलमा सबा आलम अंसारी के आग्रह पर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सारंडा समेत आसपास के जंगलों के विशेषज्ञों को भी बुलाया गया है ताकि उस पर नजर रखी जा सके। उसके लोकेशन का